हेलो एवरीवन। विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वीडियो में हमने उनके बर्थ और उनके टाइटल के बारे में जाना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। द बैगर ऑफ कम्बरलैंड किसके लिए यूज किया गया है, द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल या लेक पोएट में कौन कौन कंसीडर किए जाते हैं, इनकी बर्थ जो 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कम्बरलैंड में हुई थी जो लेक डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। इनकी फैमिली के बारे में जाना, फादर मदर और 5 सिबलिंग्स थे टोटल, तो उसमें इनके भाई थे। अगर एग्जाम में कुछ हटके पूछा जा सकता है आपसे, वो डोरथी जो उनकी छोटी बहन थी, 1 साल बाद पैदा हुई थी, पूरी लाइफ लॉन्ग इनकी बेस्ट फ्रेंड रही, कंपेनियन रही है। साथ साथ पूछा जा सकता है जॉन वर्ड्सवर्थ के बारे में, इनके छोटे भाई थे जिनकी डेथ समुद्र में डूबने से हो गई थी, उनके ऊपर इन्होंने वर्क डेडिकेट किया था। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। इन 1776 In 1776, William Wordsworth को स्कूल भेज दिया जाता है, was admitted किस स्कूल में, टू कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल, कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल। इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे वो ही ग्रामर स्कूल कहलाते थे। सो ही वाज एडमिटेड टू कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल किस ईयर में, फर्स्ट 1776 में। ठीक 2 साल बाद, कब, इन द ईयर इन 1778 his mother died। पुअर वर्ड्सवर्थ 8 साल की एज में ही उनकी मदर उनको छोड़कर चली जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। वो काफी डिस्ट्रेस हो जाते हैं। वो इसी साल उनको एडमिट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ही वॉज एडमिटेड टू हॉक्सेड ग्रामर स्कूल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 स्कूल में एडमिशन होता है इनका। कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल 1776 6 साल की एज में, और जब 8 साल की एज में होते हैं उनकी मदर की डेथ हो जाती है। ये ईयर इंपोर्टेंट हो जाता है कि वो कितनी एज के थे। ही वाज 8 ईयर व्हेन हिज मदर डाइड। और उनको भेज दिया जाता है, उनकी बहन को भी अलग स्कूल, अलग रिलेटिव्स के पास भेज दिया जाता है, हम जानेंगे अभी। सो ही वाज एडमिटेड टू हॉक्सेड ग्रामर स्कूल। तो इनकी स्कूलिंग किस स्कूल से हुई थी, हॉक्सेड ग्रामर स्कूल में ये पढ़े थे। एट द एज ऑफ 8 हिज मदर डाइड। डोरथी को भी भेज दिया गया। डोरथी was sent to relative in Yorkshire। और इसके बाद वो 9 सालों तक नहीं मिले ब्रदर सिस्टर। दे डिड नॉट मीट फॉर कितने समय तक, 9 इयर्स। तो दोनों अलग हो गए। और ऐसे इनका जो अर्ली चाइल्डहुड है वो दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए। और विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल लोनली हो गए और वो नेचर के बहुत नजदीक चले गए। अपनी स्टार्टिंग में हॉक्सेड ग्रामर स्कूल के पास का जो एनवायरनमेंट था वो एक सीनिक जगह थी जहां पर नेचर की बहुत अच्छी सीनरीज थी, और वो प्रकृति के पास वहां पर चले गए। तो 9 साल तक वो नहीं मिले। एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई इन 1783। वो 8 साल के थे। His father also died. His father died. कब, 1783 में। हम कहेंगे he was 30। वो कितने, 13 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई, और वो 8 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई 5 साल बाद।
तो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उनकी लाइफ की, ठीक है। तो दोनों भाई बहन अलग हो गए और वो 9 साल तक नहीं मिले। तो 87 तक वो इसी ग्रामर हॉक्सेट स्कूल में पढ़ते रहे और उनका कॉलेज में एडमिशन हुआ इन 1787। जब वो 17 साल के थे, ही वॉज एडमिटेड किस कॉलेज में एडमिशन हुआ उनका? सेंट जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है किस कॉलेज से उनकी एजुकेशन हुई, सेंट जॉन्स कॉलेज, और ये कहां पर है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आपसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। और सेंट जॉन्स कॉलेज और अर्ली एजुकेशन कहां से हुई थी? हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल से हुई थी। तो सेंट जॉन्स पूछा जा चुका है एग्जाम में, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दीज आर द फैक्ट। तो किस ईयर में एडमिशन हुआ था उनका? 1787। और ठीक 4 साल बाद in 1791 he was graduated। 4 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है 1791 में। he was graduated with second class। सेकेंड क्लास या डिवीजन, सेकेंड क्लास से उन्होंने 1791 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री रिसीव की। तो जी आसान फैक्ट है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 76 में उसको लोकल स्कूल में, कोपरमाउथ ग्रामर स्कूल में एडमिट किया गया। बट 1778 एक इंपोर्टेंट ईयर है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उनको अलग कर दिया जाता है अपने बाकी फैमिली मेंबर से, भाई बहन से। हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। उनकी सिस्टर डोरथी को रिलेटिव्स के यहाँ उपचार में भेज दिया जाता है, वो 9 ईयर तक नहीं मिलते, दे डिड नॉट मीट फॉर 9 ईयर। 83 में उनके फादर की भी डेथ हो जाती है व्हेन ही वाज 13 ओनली। 87 में ही वाज एडमिटेड टू, किस कॉलेज में एडमिशन होता है? सेंट जॉन्स कॉलेज। ये कहां पर है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। और ठीक 4 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट went on a walking tour, घूमने के पर्पज से वो गए कहां पर? टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली विथ अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ। अपनी ग्रेजुएशन के बीच में ही वो घूमने निकल गए यूरोप टूर पर। कब? 1790 में ही। और वो कहां पहुंचे? ये एक वॉकिंग टूर था, केवल घूमना इसका उद्देश्य होता है। तो फ्रांस पहुंचे, स्विट्जरलैंड, इटली, और यहां पर ये जानना जरूरी है, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू फ्रांस। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले फ्रांस घूमने वो कब गए? तो इन हिज ग्रेजुएशन 1790 में वो फर्स्ट टाइम फ्रांस गए। उसके ठीक बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, he visited France for the second time। दूसरी बार कब गए? for the second time, उसी ईयर में गए जिस ईयर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, मींस 1791 में वो दोबारा से फ्रांस गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड विजिट, तो इट वाज हिज सेकंड विजिट जब वो फ्रांस में दोबारा से गए। सेकंड विजिट के दौरान एक इंपोर्टेंट इंसिडेंट क्या होती है? देयर फ्रांस में वो किससे मिले?
he met an native Whaler। एक 17 ईयर की लड़की थी, क्या नाम था? एनेटी वेलन। 17 ईयर की गर्ल थी जिनसे वो मिले, एंड ही डेवलप्ड अ डीप पैशन। किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वर्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। अ डीप पैशन फॉर हर। विलियम वर्ड्सवर्थ को उनसे बहुत गहरा लगाव हो गया। इनफैक्ट ही फेल इन लव विद एनेटी वेलन। ये मुलाकात उनकी कब हुई? 1791 में, जिस साल उनकी ग्रेजुएशन हुई, और ड्यूरिंग द सेकंड विजिट टू फ्रांस उनकी मुलाकात एनेटी वेलन से हुई, जो 17 साल की लड़की थी। एंड ही फेल इन लव विद हर। ही हैड अ डॉटर। क्या नाम था? कैन यू गैस? उनकी बेटी का नाम क्या था? एन कैरोलाइन। कुछ बुक्स में मैंने केवल कैरोलाइन पढ़ा है, बट जो ऑथेंटिक बुक है उसमें कंप्लीट नाम दिया गया है। अ डॉटर नेम इज एन कैरोलाइन विथ एनेटी वेलन। विलियम वर्ड्स की एनेटी वेलन के साथ एक बेटी भी हुई। कब? 1792 में। दो he did not marry her। एनेटी वेलन के साथ उनका डीप रिलेशन हो गया, पैशन हो गया, प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की, और उनसे उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था एन कैरोलाइन, जिसके ऊपर उसने अपने काफी पोएम्स में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कब हुई उनकी वो बेटी? 1792 में। ये उनकी सेकंड विजिट थी, जो 17 एनेटी वेलन से उनको एक बेटी भी हो गई। ये जो टाइम था, ये टाइम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इट वॉज a time of French Revolution। और ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए, इट वाज 1789 से लगभग 10-11 साल तक चली, कह सकते हैं कि 1798 तक का जो पीरियड था, ये 10-11 साल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही है। तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग ईयर यही है 789 1789। और इसी ड्यूरेशन में वर्ड्सवर्थ फ्रांस पहुंच गए। सेकंड विजिट में उनकी मुलाकात एनेटी वेलन से हुई। ही फॉल इन लव एंड ही हैड अ डॉटर नेम इज एन कैरोलाइन। उन्होंने शादी नहीं की एनेटी वेलन से, लेकिन फिर भी बेटी हो गई, और लास्ट तक भी उसने उससे शादी नहीं की। तो इट वॉज ए पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड ड्यू टू दैट रिवॉल्यूशन की इंग्लैंड और फ्रांस के बीच डिस्प्यूट था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को वापस आना पड़ा। ही हैड टू रिटर्न टू इंग्लैंड। इन पॉलिटिकल डिस्टरबेंस के कारण, दो देशों की लड़ाई के कारण, विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी ऑलमोस्ट वाइफ और बेटी को छोड़कर वापस आना पड़ा। तो ही हैड टू रिटर्न टू इंग्लैंड। कब? इन 1792। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे तो सेकंड विजिट कब हुई थी? 91 में, और वो कब तक रुके वहां पर? 92 तक वो लगभग वहां पर रुके, और पॉलिटिकल डिस्टरबेंस के कारण उनको वापस आना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, वापस आने के बाद उनके ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा, कि जो फिलोसफी थी, द फिलोसफी ही एक्वायर्ड इन फ्रांस had a
lasting impact on his life. और ये इफेक्ट उनके वर्क में देखा जा सकता है। इट कैन बी सीन इन हिज वर्क्स। देखिए वर्क्स वर्ड यूज किया जाता है लिटरेरी वर्क्स के लिए, ठीक है। तो जो फिलोसफी उन्होंने एक बार की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ठीक है, भाईचारा और आजादी, स्वतंत्रता, ये उनके नारे थे। तो जो ह्यूमन लाइफ को इंपोर्टेंस मिल रही थी, तो उस सब फिलोसफी का जो इम्पैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ पर फ्रांस में रहकर मिला, वो सभी उनकी लाइफ में लास्ट तक रहा और वो सीधा सीधा उनके वर्क में देखा जा चुका है। तो इस समय में जितने भी वर्क लिखे उस पर किसका इम्पैक्ट था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो अर्ली पॉपुलर वर्क थे उसके ऊपर किसका इम्पैक्ट था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से उनका एक पोएम भी है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फेज, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर डिक्लेयर हो गया वार, डिक्लेरेशन ऑफ वार किसके बीच, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। वार डिक्लेयर हो गया बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और इससे विलियम शेक्सपियर को काफी शौक लगा, गिव अ डीप शॉक टू वर्ड्सवर्थ। दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया, और इससे विलियम शेक्सपियर को काफी सदमा लगा। वो डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन के में चले गए। और उस समय किसने उनकी हेल्प की, एट दिस टाइम हिज सिस्टर डोरथी हेल्प्ड हिम। वो इमोशनली हर्ट हो गए, डिस्टर्ब हो गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वॉर डिक्लेयर हो गया। तो उस समय उस डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आने के लिए किसने हेल्प की, हिज सिस्टर डोरथी। आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, से बाहर आने में उनकी मदद की। नेक्स्ट कंटेंट इज द लिगेसी। लिगेसी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान थे, उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो रिजेक्ट हो गए, डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियली वीक थे, डिस्टर्ब हो गए थे। तो उस समय उनके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है और वो उनको एक लिगेसी दे जाते हैं। 300 पाउंड एनुअली उनको लाइफ टाइम तक मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो हम जानेंगे कि उन्होंने आर्मी में ट्राई की, ही tried to join army, but he was rejected. वो रिजेक्ट क्यों हुए, फिजिकली उनकी जो फिजिक थी, ही वॉज लेसर इन बॉडी, उनकी फिजिक थोड़ी सी कम थी, तो ही वॉज नॉट फिट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी सिलेक्शन, तो वहां से वो रिजेक्ट हो गए। वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड हैड अ इम्पैक्ट ऑन हिज मेंटालिटी, ऑन हिज इमोशन, वो आहत हुए थे, लेकिन साथ साथ फिर आर्मी से भी वो रिजेक्ट हो गए, तो वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, एंड ही ट्राइड टू सुसाइड। He tried to commit suicide. To commit suicide. ये एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आई डोंट नो हाउ, बट he tried to commit suicide. He was very angry. तब एक इंसिडेंट होती है इन 1793। 1793 की इंसिडेंट है। उनके एक फ्रेंड है, his friend राइसली, उनके एक फ्रेंड है राइसली कैलवर्ट, डाइड।
एक और बुरी बात है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, बट ही लेफ्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को वो लिगेसी दे जाते हैं जिसमें से he received he received 300 pounds पर ईयर। उनको सालाना 300 पाउंड मिलेंगे लाइफ टाइम तक के लिए, वो इतनी अमाउंट उनके लिए छोड़ जाते हैं, एक लेगेसी उनको दे जाते हैं। तो यहां पर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लेकिन वो उनसे वादा करवाते हैं कि वो उस पैसे का यूज करें टू यूज ऑन पोएट्री कंपोजिशन। विलियम वर्ड्सवर्थ published his first work, क्या नाम था, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक, और दूसरा वर्क क्या था, डिस्क्रिप्टिव स्केच। दो वर्क थे जो उनके लिगेसी प्राप्त होने के बाद पब्लिश हुए। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किस ईयर में, इन 1793। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइसली कैलवर्ट ने जो लेगेसी उनको दी, ये बुक्स में मेंशन नहीं है, मार्केट में अवेलेबल बुक्स जितने आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके फ्रेंड का नाम कुछ एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड किया एक मेजर पॉइंट के रूप में। तो उनको अमाउंट मिलती है एवरी ईयर 300 पाउंड, और जिससे पॉसिबल हुआ कि उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन कंपोजिशन पब्लिश हुई। और ये फर्स्ट वर्क कौन से थे, एक ही ईयर में हुई है 1793 में। कितनी बार पूछा जा चुका है, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक एंड द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किस ईयर में पब्लिश हुए, अब इन 1795 एक इंपॉर्टेंट ईयर है। विलियम वर्ड्सवर्थ, मैं WW मेंशन कर देता हूं, विद सिस्टर, सिस्टर का नाम क्या है, डोरथी, सेटल हो गई, सेटल डाउन इन, सबसे पहले जो मेंशन है कहां पर सेटल हुए, उन अपनी लाइफ में कम से कम 4 से 5 जगह वो डिफरेंट प्लेसेस पे सेटल हुए। तो वो सेटल हो गए इन रेस डाउन, रेस डाउन एक जगह है, वहां पर वो सेटल हो गए। रेस डाउन, एट रेस डाउन इन डोरसेटशायर। फैक्ट इंपोर्टेंट है। तो अपनी सिस्टर के साथ 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी सेट हो गए। डोरसेटशायर में एक जगह है रेस डाउन, वहां पर। और इसी ईयर में 1795 रेस डाउन डोरसेटशायर में ही they met S.T. Coleridge। साइमन टेलर कोलरिज नाम पूछा जा सकता है। तो जो वन ऑफ द 3 लेक पोएट थे उसमें से है, ये काफी इंपोर्टेंट है। they met S.T. Coleridge for the first time, पहली बार यहीं पे मिले थे रेस डाउन डोरसेटशायर में। किस ईयर में, ये ईयर पूछा जा चुका है, रिमेंबर दिस ईयर।
ठीक है, वो इसी ईयर में रेस डाउन डोरसेटशायर में सेटल हुए और वहीं पर उनकी मुलाकात किससे हुई, एसटी कोलरिज से पहली बात हुई। और अब तक की लाइफ में विलियम वर्ड्सवर्थ जितना इन्फ्लुएंस एसटी कोलरिज से उतने कभी किसी से नहीं हुई, तो इनकी मुलाकात का एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इनके ऊपर रहा। तो ही वाज टोटली इन्फ्लुएंस। इसी ईयर में इन 1795 his close friend, उनके एक और क्लोज मित्र थे जिनका क्या नाम था, रोज़लाइन डाइड वर्ड्सवर्थ got a deep soak। उनके फ्रेंड थे रोज़लाइन, उनकी डेथ हो जाती है इसी ईयर में और वर्ड्सवर्थ को एक और आघात पहुंचता है। ये सभी कारण बने कि उस टाइम पर इनके जितने भी वर्क थे 1798 तक के, वो डिप्रेशन और ग्लूमी से भरे हुए थे। वो जानेंगे इनके वर्क्स के अंदर। तो उसका रीजन यही थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो वार डिक्लेयर हो जाता है, फिर इनकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है, फिर दूसरे फ्रेंड की डेथ हो जाती है, और इसके बाद से ही started his time to devote fully to poetry। क्या बता सकते हैं कि इन्होंने कोई ट्रेजेडी लिखी है? इनकी केवल एक वर्ष ट्रेजेडी है, द बॉर्डर्स, और वो एक ट्रेजेडी है और उसके ऊपर इसी एज का इंपैक्ट है कि वो डिप्रेशन और गुलमी थे, वो आहत हुए थे, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो वार चल रही थी उसी का इन्फ्लुएंस उसमें देखा जा सकता है। तो इसके ऊपर किसका प्रभाव है? इस पूरी सिचुएशन का ही इनकी ट्रेजेडी के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1797, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कोलरिज सेटल्ड, मूव कर लेते हैं, मूव टू, वो एक डोरसेटशायर से वो शिफ्ट कर समरसेटशायर में शिफ्ट हो जाते हैं। समरसेटशायर, देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो डोरसेटशायर में कब शिफ्ट हुए, 1795 में, और समरसेटशायर में कब शिफ्ट हुए, 1797 में। इसके बाद वो फिर शिफ्ट होते हैं कहा, ग्रासमेयर में, और उसके बाद फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं वो राइडल माउंट में, और पूरी लाइफ वो वहीं रहते हैं। तो ये 4 जगह सेट हुए। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका बर्थ कम्बरलैंड, ठीक है, पढ़ाई कहाँ हुई, हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर वो सेट हो गए डोरसेटशायर में, फिर समरसेटशायर में, उसके बाद ग्रासमेयर में, और उसके बाद राइडल माउंट। आई होप यू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, किसी इसमें आप नोट कर सकते हैं इनको, ठीक है। मैं बोल देता हूं, कम्बरलैंड बर्थ हुआ, हॉक्सहेड स्कूल, इनका स्कूल अगले एजुकेशन हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल, कैम्ब्रिज, उसके बाद समरसेट जो डोरसेटशायर में है वहां पर सेटल हुए अपनी बहन के साथ, उसके बाद समरसेटशायर में सेटल हुए, रेस डाउन डोरसेट में, उसके बाद समरसेटशायर में सेटल हुए, उसके बाद ग्रासमेयर, और उसके बाद फाइनली राइडल माउंट में। तो ये पॉइंट नोट करते रहिए। तो 1797 में उनके साथ वो वहां पर सेट हो गए, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर दी, दे jointly began to compose poetry। और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, presented a
वर्क विच प्रूव, एक ऐसा वर्क उन्होंने जॉइंटली प्रेजेंट किया जो भविष्य में किस रूप में अप्रूव हुआ, एक माइलस्टोन विच प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का माइलस्टोन किसको बोला गया है, क्या गैस कर सकते हैं? 1797 में उन्होंने अपना जो एक जॉइंट वर्क लिखना शुरू किया पोएट्री में, उसमें कुछ पोएम्स एस.टी. कोलरिज की थी और कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और वो प्रेजेंट किया उन्होंने 1798 में, और जो इंग्लिश लिटरेचर का एक माइलस्टोन प्रूव हुआ। यस, दे पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट in 1798। मोस्ट इंपोर्टेंट लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ? 1798 में। ये इंपोर्टेंट क्यों है? ये ऐसे वर्क का कलेक्शन है जो रोमांटिक पोएट्री की स्टार्ट शो करता है, नियो क्लासिसिज्म को रिजेक्ट कर देता है, उनकी थीम को, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, और ये रोमांटिक पोएट्री की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो पब्लिश हुई लिरिकल बैलेड में, और इसी से माना जाता है कि रोमांटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ? 1798। तो रिवाइज कर लेते हैं। 1795 में वो डोरसेट शहर में सेटल हो जाते हैं, वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एस.टी. कोलरिज से। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एस.टी. कोलरिज से उनकी पहली मुलाकात कब हुई और कहां पर हुई। रिमेंबर द फैक्ट, डोरसेट शहर में हुई 1795 में। उनके दूसरे फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड रोजलिन, उनकी डेथ हो जाती है, वर्ड्सवर्थ शोक हो जाते हैं, उनका जो पूरा पीरियड है वो डीप और ग्लूमी भरा हो जाता है, और वो अपना फुल टाइम पोएट्री को देने लगते हैं। 1797 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज कहां सेट हो जाते हैं? समरसेट शायर में, और यहीं पर वो जॉइंटली एक वर्क प्रेजेंट करते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर का एक माइलस्टोन प्रूव होता है। यस, उसका नाम है लिरिकल बैलेट, 1798 में पब्लिश हुआ। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। Yes, this is the beginning of romantic age, 1798। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।